12 देखिएगा, if A is any subset prove that if subset नहीं, A is any set prove that हाँ RD में से RD शब्द है हाँ A is any set prove that A is proper subset of phi ये होता है डबल इम्प्लाइज दैट A is equal to phi, डबल इम्प्लाइज दैट A is equal to phi। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर एक्चुअली ये जो होता है ना प्रॉपर सबसेट, इस प्रॉपर सबसेट का मतलब ही ये होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि A phi का सबसेट है, तो A phi का अगर सबसेट है तो हम ये कहेंगे कि कोई भी सबसेट phi का सबसेट तभी हो सकता है जब वो खुद ही phi है, ये तो हमको समझ में आता है ना। जैसे कोई एक सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो अगर एक ही एलिमेंट है तो वो जो एक एलिमेंट है हम ये कहेंगे कि वो जो एक सेट है मतलब एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि A जो है A कोई सेट है और वो इसका एम्प्टी सेट का ही सबसेट है, तो भाई एम्प्टी सेट के अंदर से कुछ नहीं निकलता, एम्प्टी सेट तो खुद ही सबका सबसेट होता है। तो अगर एम्प्टी सेट का ही कोई सबसेट होगा तो उसको एम्प्टी सेट के बराबर ही होना पड़ेगा, तभी वो उसका सबसेट हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस इस चीज़ को एक दो लाइन लिखकर एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दोगे, एम्प्टी सेट का क्या एग्जाम्पल, एम्प्टी सेट इज एम्प्टी है ना। जैसे मान लीजिए कोई 2 या 3 एलिमेंट होते, तो मान लीजिए मैं उसके अंदर ले लेता कि सेट A हो गया ABC या 1 2 3 है ना, या 4 5 6 ऐसे करके हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट्स भी नहीं ले सकते क्योंकि ये तो खुद ही एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट empty set is the subset of every set and moreover empty set does not contain any element, उसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं होता। So for a set to be ऐसे ही for आते हैं। So for a set to be a subset of phi मतलब empty set, so for a set to be a subset of phi, the given set must be equal to phi itself, वो खुद ही phi होगा तभी, क्योंकि उसके अंदर से फर्दर और कुछ नहीं निकल सकता, वो तो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट के अंदर से कोई नया सेट निकल कर आ जाए पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो मस्ट भी इक्वल टू, मस्ट का मतलब मस्ट है कि बस यही होगा और कुछ नहीं हो सकता, और कोई ऑप्शन और कोई चांसेस नहीं है। मस्ट भी इक्वल टू phi itself, सो A is equal to phi, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सेट्स के बाद कौन सा चैप्टर आप बता रहे थे, रिलेशन फंक्शन।
ये दो चैप्टर में थोड़े बोरिंग है, सेट्स वाला भी और रिलेशन फंक्शन, कोई नहीं करेगा, मिलता जुलता है और अच्छा है। सेट्स के साथ रिलेशन फंक्शन कर लेंगे तो मतलब एक जैसे ही हैं, तो समझ में आ जाएगा, आसानी से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद के चैप्टर थोड़े मज़ेदार पढ़ने लायक से वैसे। वाला तो थोड़ा अभी चलो देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर गया है, पर कोशिश करते हैं। किसी किसी क्वेश्चन का हिंट भी दे रखा होता है, यहाँ पर हिंट भी दिया है 15 का। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये NC2 क्या लिखा हुआ है, NC3 क्या है। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन के लिए हमको ना फैक्टोरियल आना ज़रूरी है। जैसे NC2 लिखा हुआ है, NC2 तो n कोई भी नंबर होगा, ये ऐसे होता है जैसे 5C2 है मान लीजिए, ये कॉम्बिनेशन का टर्म होता है, और इसको ऐसे लिखा जाता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी उससे पहले फिर फैक्टोरियल का पता होना ज़रूरी है, इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये ऐसे होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जैसे NC2 तो n ना लिख कर मैं 5 लिख दूँ, तो मैं समझा रहा हूँ उसको। इस चैप्टर का पार्ट नहीं, इस चैप्टर का पार्ट नहीं, तो अभी ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फैक्टोरियल होता क्या, बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये आप ना जैसे अभी इसमें एक चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये आप देखेंगे NCERT में देखेंगे तो एक ही चैप्टर में दे रखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PMC बोल देते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर इन दो चैप्टर्स, सिंगल चैप्टर को दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 है कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए आप, इसमें ऐसे होता है ये फैक्टोरियल का मतलब ये है जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप इसको तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब तक 1 तक ना पहुँच जाए। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे, और ये जो 2 फैक्टोरियल है ये बन जाएगा 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो इसका रिजल्ट आ गया 10। तो अभी अगर मैं इसको करवाऊँगा अभी ना n वाला टर्म लेकर तो मुझे सर के ऊपर से जाएगा, अभी नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा बताइए और कहीं कोई डाउट है, ठीक है। चलिए NCERT को बता दीजिए, NCERT में कहीं कोई डाउट हो तो। अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, क्योंकि देने से पहले कुछ हल्का सा हिंट तो दिया हो कि कॉम्बिनेशन क्या है, तो नहीं देंगे वैसे। मैंने इसीलिए आपको बोला कि जो सेट्स वाला चैप्टर है ना, सेट्स वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा दे रखा है RD में, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सेट्स में वो टीचर उतना ही देते हैं लिमिटेड जितना NCERT में दे रखा है। तो हम सेट्स रिलेशन फंक्शन में भी फंक्शन वाला पोर्शन थोड़ा सा हम कर सकते हैं RD में से, लेकिन NCERT सफिशिएंट है सेट्स और रिलेशन फंक्शन। उसके बाद के जो चैप्टर है उसमें NCERT बहुत कम पड़ जाएगी, क्योंकि NCERT में क्वेश्चंस कम दे रखे हैं। उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें RD शर्मा जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। बताइए कौन सा एक्सरसाइज। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ A इज अ सबसेट ऑफ B,
is a subset of B, comma, then C minus B is a subset of C minus A. And C minus B is a subset of C minus A. C minus B is a subset of C minus A. तो जैसे शो दैट इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इन्होंने दे रखा है कि A जो है वो B का सबसेट है, तो A जब B का सबसेट है तो हमें कुछ ऐसा सेट मान लेना है कि, और आसान सा मान लेना कि A जो है वो B में से निकला हुआ हो, है ना। तो B में कुछ ऐसा मान लीजिए जैसे A B C या 1 2 3 4 ऐसा, तो 1 2 3 4 में कंफर्टेबल है तो बोल दीजिए लेट A इज इक्वल टू 1 2 या ए को बोल दीजिए 1, सिर्फ 1, ए को बोल दीजिए 1 2 3, तो क्लियरली ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो हमारा बी का सबसेट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि ए बी का सबसेट हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि अब आपको बताना है कि सी माइनस बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये किस तरीके से होगा ये देखिएगा। अब सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सी को क्या करिए, सी को ना एक बड़ा सेट मान लीजिए, सी को एक बड़ा सेट मान लीजिए। तो हमने कहा दैट क्योंकि बड़ा सेट मतलब ए से भी बड़ा और बी से भी बड़ा, जिसमें से मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा हो ए और बी वाला, तो 1 2 3 4 मान लो, ताकि सब्ट्रैक्शन आसानी से हम दिखा भी सकें। C is equal to 1 2 3 4, then C को हमने 1 2 3 4 मान लिया, then C minus B equal to 1 2 3 4 minus 1 2 3, क्या बचेगा? हाँ सबसेट है। हाँ वही तो उत्तर है। तो C माइनस बी क्या हो गया, 4 आ गया। ऐसे ही बात निकालिए C माइनस ए, माइनस ए, तो सी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 2 3 4 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए क्या है, केवल 1, ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा 2 3 4, ठीक है। ये कहेंगे क्लियरली 4 is a subset of 2 3 4, that is C minus B is a subset of C minus A. C minus B C minus A का सबसेट होगा। ठीक है, तो और कौन सा था, बस ठीक है, दिखाइए। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स अगर देखें तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 24 जो है वो है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -101। List all the subsets of the set -101। अच्छा मुझे ना जो भी आपका YouTube वगैरह हो उससे पहले मुझे बता देना
ठीक है, और क्या क्या अब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, अप्रैल मई में कुछ नहीं हो रहा है। मई में तुम्हारा जुलाई में, हमारे तो नहीं, छुट्टियों से पहले तुम्हारा कब है? छुट्टियों से पहले होने का होता है। हाँ, छुट्टियों से पहले तो होता है, लेकिन कुछ बताया नहीं है अभी तक, बताया नहीं। और चैप्टर्स बता दिए, ट्रिग्नोमेट्री तक है, पहला दूसरा तीसरा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, ये बड़ा है ना चैप्टर, तो आपके यहाँ लेकिन 15 प्लस से होंगे। List all the subsets of the set this. हाँ, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स किसके बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 और 9। तो जो आपको सेट दे रखा है उसको आपने मान लिया -1 0 1 ए मान लिया उसको, तो ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स आर, पहले तो लिखेंगे 5 एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, फिर लिखेंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ, तो -1 0 1, हाँ 0 एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे -1 0, फिर लिखेंगे 0 1 -1 1 और फिर तीनों एलिमेंट्स है -1 0 1। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फिर एक एक करके ले लिया, फिर दो दो करके ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सबसेट्स हो गए। 8 सबसेट्स कैसे पता चलते हैं, किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर 3 करके निकाला जाता है नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल 24 ये हुआ, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25, तो 2 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। Example 25 में show that A union B is equal to A intersection B. Implies A is equal to B. बता दो बता दो। और कोई तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं वेन डायग्राम से बना रहा हूँ और इन्होंने क्या देखेंगे 3-4 लाइन लिखकर इन्होंने समझाकर बताया है। Let A belongs to A, then A belongs to A union B. Since A union B is equal to A intersection B, then A belongs to A intersection B. So A belongs to B. Therefore A is a subset of B. Similarly B belongs to B, then B belongs to A union B. पता नहीं क्या लिख रखा है, बहुत अजीब सा। Since A union B is equal to A intersection B, B belongs to A intersection B, so B belongs to A. Therefore B is a subset of A. Thus A is equal to B. कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बड़े अजीब दे रखे हैं।
इधर लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी। जो शेडेड पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी है। शेडेड और कॉमन, शेडेड और कॉमन रीजन, शेडेड और कॉमन रीजन between A and B, shaded or common region between A and B is A intersection B, and it is clear from the Venn diagram that A intersection B is equal to A union B is only possible when A is equal to B। ठीक है ना, लिख कर ही समझाने वाले ये जो अजीब से क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वैसे स्कूल में भी टेस्ट में दिए नहीं जाते। ठीक है, अच्छा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कोई इसको वेन डायग्राम से करेगा, कोई इसमें एग्जाम्पल लेकर करेगा, कोई इसमें स्टेटमेंट लिख कर समझाएगा। तो चेक करते टाइम टीचर ही थोड़ा परेशान हो जाता है कि वो मैं करूँ क्या। तो जब टीचर जब क्वेश्चन चेक करेगा तो वो जनरली इस तरीके का पेपर बनाया जाता है कि जो टीचर भी आसानी से उसको चेक कर सके। तो इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं उस तरीके के आते नहीं हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एग्जाम्पल लेकर करना पड़ता है, जैसे यही वाला था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी एग्जाम्पल लेकर करने वाला था। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन जो है, स्ट्रेट क्वेश्चन तो टीचर देते हैं ताकि खटाखट चेक करते चले जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एग्जाम्पल लिया जाता है वो नहीं देते। हर बच्चा अलग एग्जाम्पल लेगा तो हर तरीके से, मतलब हर आंसर शीट पर टीचर को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, उसका टाइम बहुत लग जाएगा उसको, तो वो देते नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए जी, तो ये तो आपके इसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हुए। मिसलेनियस के क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में इनको इन्होंने 3 सेट दे रखे हैं, ए, बी और सी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, तो 3 सेट्स दे रखे हैं। पहला सेट देखेंगे A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर एंड एक्स सेटिस्फाई x satisfy x square minus 8x plus 12, x square minus 8x plus 12 is equal to 0। ठीक है, तो एक सेट ये दे रखा है। तो अब सबसे पहले क्या है कि ये सेट जो है उसके अंदर क्या एलिमेंट होंगे, सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट होंगे। तो पहला एलिमेंट मतलब उसके अंदर होगा x होगा सब। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। वो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? -8 आना चाहिए, 2 और 6 2 और 6, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। -2x माइनस 6x क्या हो जाएगा? -8x, और -2 मल्टीप्लाइड बाय -6 क्या बन जाएगा? प्लस का 12। पहला और दूसरा जो एलिमेंट है इसमें से x ले लेंगे कॉमन। तो x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आया? x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, और इन दोनों में से भी क्या करेंगे? -6 कॉमन ले लेंगे ताकि ब्रैकेट में x माइनस 2 ही बचे। तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? x माइनस 6।
माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6। तो x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेट ए है वो क्या हो गया 2, 6, ठीक है। उसके बाद जो सेट बी दे रखा है और जो सेट सी दे रखा है वो देखते हैं जरा। अगला सेट देखिएगा, अगला सेट दे रखा है बी, तो बी है 2, 4, 6, ये है 2, 4, 6। अगला सेट दे रखा है सी, तो सी है 2, 4, 6, 8। ऐसे करके छोड़ दिया डॉट 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 करके, इनफाइनाइट सेट है। और डी दे रखा है 6, डी दे रखा है 6। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें ना चारों सेट्स में से विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर, तो कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो सबसे पहले तो हम ए की बात करेंगे, तो ए किस किस का सबसेट हो सकता है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दूसरा लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। चलिए जी, एक तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे बी किस किस का सबसेट हो सकता है। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बस। फिर सी देखेंगे, सी किसका सबसेट हो सकता है, किसी का नहीं है। डी किसका सबसेट है, डी जो है वो ए का भी सबसेट है, क्योंकि ए में 2, 6 है और डी में सिर्फ 6 है, तो वो 6 उसमें से निकला है। डी जो है वो बी का भी सबसेट है और डी जो है वो सी का भी सबसेट है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। Each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. The first statement दे रखी है x belonging to capital A and A belongs to B. X belongs to capital A and A belongs to capital B, then X belongs to capital B. Then X belongs to capital B, ठीक है। अब देखिएगा, जब बोला है ना कि x बिलोंग्स टू कैपिटल है, तो कैपिटल ए एक सेट है ना। बिलोंग्स का साइन कब आता है, जब सेट के अंदर वाला वो एलिमेंट होता है एग्जैक्ट। तो हम ये कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ए को मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये हमारा पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और वो कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो जो सेट ए है ना, ये एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा जो सेट ए, जो ये सेट जो दिखाई दे रहा है, ये सेट पूरा का पूरा एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा।
बी के अंदर, तो हम ये कहेंगे लेट बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई करली ब्रैकेट बंद और कॉमा तीसरा एलिमेंट लिखेंगे एज ए जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया बी। ठीक अब ये कह रहे हैं देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम ये कहेंगे False. x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो x जो है वो b को बिलोंग नहीं करता है। x कॉमा y इनसाइड करली ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। आप कहेंगे नहीं एक्स करता है बिलोंग, तो कहेंगे नहीं, ये पूरा का पूरा जो करली ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा तो करता है b को बिलोंग, लेकिन सिर्फ x नहीं करता है। तो हम ये कहेंगे सो इट इज फॉल्स, इज फॉल्स। ठीक है जी, कितना हो गया। अगला जगह देखो, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। हेलो,
चलिए जी, अब इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मेरे को ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेकंड पार्ट में है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, A is a subset of B and B belongs to C, and B belongs to C, B belongs to C, then A belongs to C, then A belongs to C, then A belongs to C। ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्या दे रखा है, A is a subset of B। A जो है वो क्या है, वो ना B का सबसेट है। तो जानबूझकर कुछ ऐसा लेंगे कि A जैसे B में से निकला हुआ हो, हम ये कहेंगे let A is equal to 1 and B is equal to 1 2, है ना। तो सिंपली रखो इसको, ज़्यादा मुश्किल बड़े बड़े सेट क्या लेना है ना। तो A क्या है, वो 1 है, वो 1 कहाँ से निकला है, B में से ही निकला है, और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो यस, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब वो कह रहे हैं एंड B बिलोंग्स टू C। तो B बिलोंग्स टू C का मतलब क्या है, लेट C इज इक्वल टू 1 2 और 3। तो 1 2 इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। और वो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 सही लिखा, सही लिखा। B बिलोंग्स टू C मतलब 1 2 और फिर यहाँ पर 3। तो इसका मतलब B जो पूरा का पूरा एक सेट है, वो पूरा का पूरा सेट C के अंदर रखा हुआ है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा 1 कॉमा 2 इनसाइड है कर्ली ब्रैकेट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये C को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सेट है ना B, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ये C को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे देन A बिलोंग्स टू C। ठीक, क्या ये सही होगा? क्या A C को बिलोंग करेगा? नहीं कहेंगे नहीं नहीं, A तो C को बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्लियरली A does not belongs to C। मेरी बात समझ में आ गई? A C को बिलोंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि A क्या है, ये 1 इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा सेट क्या C के अंदर रखा हुआ है? नहीं रखा। A does not belongs to C। तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड। इफ A is a subset of B, तो थर्ड देखिए, इफ A is a subset of B and B is a subset of C, and B is a subset of C, comma, then A is a subset of C। यहाँ बिलोंग्स टू वाला पंगा नहीं आ रहा है ना, ये ट्रू हो सकता है, देखते हैं। लेट A is equal to 1, B is equal to 1 comma 2, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये 1 comma 2 इसमें से B में से निकला है, A जो है ये B में से निकला है। और जो C है
a subset of 1 2 3, है ना? सीधी बात दिखाई दे रही है कि 1 जो है वो 1 2 3 में से निकला है, सबसेट है उसका. A is a subset of C. Yes, it is. Fourth part. If A is not a subset of B, and B is not a subset of C, then B is not a subset of C. Then A is not a subset of C. ये है. Let A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 1, 3. जान कुछ कर लेगा ऐसा, ठीक है? तो यहाँ से ये दिखाई देता है, इट इम्प्लाइज दैट A is not a subset of B. A B का सबसेट नहीं है, 2 में से थोड़ी निकला है वो, ठीक है? B 1 और 3 में से थोड़ी निकला है. B is not a subset of C, but A is a subset of C. 1 तो निकला है 1 और 3 में से. A is a subset of C. So the given statement is false. फिर ट्रू भी हो सकता है. हाँ ट्रू भी हो सकता है. हाँ, ट्रू भी हो सकता है, पर हमें क्या लेना है? False. हाँ, हमें क्या लेना है कि हमें ये देखना है, ट्रू का मतलब ये होना चाहिए कि भाई ऑलवेज ट्रू, है ना? ऑलवेज ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब ये फॉल्स भी हो सकता है. इसलिए हम ये कहेंगे जो भी ऑलवेज ट्रू होगा उसी को ट्रू लिया जाएगा, नहीं तो हम उसको फॉल्स मानेंगे, ठीक है? फिफ्थ देखिएगा, इफ x बिलोंग्स टू A. सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी से ट्रू हो जाता है तो हम मतलब बैठेंगे नहीं, मैं बताता हूँ क्या है कि जो भी है ना उसमें थोड़ा सा ये सोचना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको गलत साबित करने की कोशिश करनी है, उसको गलत साबित करने की कोशिश करनी है. जैसे दे रखा है कि इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो मेरे को A को B का सबसेट लेना ही पड़ेगा, मैंने ले लिया. फिर दे रखा है B इज़ अ सबसेट ऑफ C, तो मेरे को B को C का सबसेट लेना ही पड़ेगा. अब यहाँ पर दे रखा है A B का सबसेट नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ के ऐसा करें कि A B का सबसेट ना हो, कुछ भी बना लो सेट, ठीक है? और जानबूझकर सेट हम ऐसे रखें ताकि आसान पड़े, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट बने. तो A को हमने B का सबसेट B का सबसेट नहीं दिखाना है, B को C का सबसेट नहीं दिखाना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या A और C में कुछ कॉमन एलिमेंट रखकर क्या तब भी ये हो सकता है कि B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C को हमने रख कर देखा, हमें दिखाई देगा उसके बावजूद भी A तो C का सबसेट आ सकता है. तो इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन स्टेटमेंट दे रखी है कि A सबसेट नहीं होगा तो वो फॉल्स है, वो मतलब हो भी सकता है, ठीक है? तो ट्रू का मतलब ये है कि ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ठीक है? चलिए जी अगला देखिए, फिफ्थ, इफ x बिलोंग्स टू A. If x belongs to A, capital A, and A is not a subset of B, A is not a subset of B, आप ना बिना कोई डेट का नंबर नोट करो, हमारा बच्चा छोटा है तो उसको नहीं उसको डेट का नंबर रखना चाहिए. आप इनका नंबर नोट करके रखो, ये फोन पर बात करेंगे.
बात करूँगा मैं बस फोन नंबर नोट कर लो, मैं आपसे पूछूंगा या भाई से कह दूँगा बात कर लूँगा उससे। चलो, ओके। क्या दे रहे हैं? X बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो A को ऐसा लेना है कि वो B का सबसेट ना हो, ठीक है। और देन X बिलोंग्स टू B, और जनरली देखना जहाँ ये सबसेट वाला और बिलोंग्स वाला जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जनरली फॉल्स ही होते हैं, ठीक है। देन X बिलोंग्स टू B, तो देखिए X बिलोंग्स टू A, मैं जानबूझकर A को क्या करूँगा, A को मैं एक ऐसा सेट मान लूँगा जिसके अंदर एलिमेंट होगा X, है ना। तो X को मैं Y मान लो, पर हमने क्या करा, हमने उसको X ही मान लिया। A के अंदर एक एलिमेंट है X है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हम B एक ऐसा एलिमेंट मानेंगे, B एक ऐसा एलिमेंट मानेंगे कि उसके मतलब A जो है वो A उसका सबसेट ना हो, A उसका सबसेट ना हो, तो ऐसा देखेंगे। तो क्या करेंगे, B इज इक्वल टू Y, B को Y मानेंगे, क्योंकि X को मान नहीं सकते। अगर X ले लेंगे उसके अंदर तो हम तो A जो है वो उसका सबसेट बन जाएगा, तो वो उसका सबसेट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? X does not belongs to B, does not belongs to B, so it is false। वही करिए false, ठीक है। ये इसका एक पार्ट छोड़ रहा हूँ, ये करिएगा। आगे के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन और इसमें ट्राई करिएगा। कुछ लगता है तो बताना, तो फिर रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में।